दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे स्कूल में पूरी रात बिताने की हिम्मत करेंगे जो पिछले 15 सालों से बंद पड़ा हो, जहां रात होते ही बच्चों की हंसी चीखों में बदल जाती है और जहां दूसरी मंजिल पर कोई दिखाई नहीं देता, लेकिन हर पल ऐसा महसूस होता है जैसे कि आपको कोई देख रहा हो। और जहां आधी रात के बाद अगर किसी ने आखिरी क्लास का दरवाजा खोल दिया तो वह इंसान कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। आज की कहानी का पूरा माहौल इतना डरावना है कि रात में अकेले सुनने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। शिमला शहर से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर देवदार के घने जंगलों के बीच एक बड़ा बोर्डिंग स्कूल हुआ करता था। नाम था ग्रीन वैली रेजिडेंशियल स्कूल। यहीं पढ़े थे आरव, कबीर और निखिल। तीनों एक दूसरे के बिना अधूरे थे। कभी क्लास बंक करना, कभी रात को हॉस्टल से चुपके से बाहर निकलना, तो कभी कैंटीन से समोसे चुराना। हर शरारत साथ की थी। लेकिन स्कूल खत्म हुआ और जिंदगी उन्हें अलग अलग शहरों में ले गई। आरव बेंगलुरु में जॉब करने लगा, कबीर मुंबई में और निखिल दिल्ली में। धीरे धीरे मुलाकातें बंद हो गई। शनिवार की एक शाम दिल्ली में अपने ऑफिस से लौटकर निखिल जैसे ही सोफे पर बैठा, उसका फोन बजा। स्क्रीन पर नाम चमका, आरव। निखिल मुस्कुराया। फोन उठाते ही बोला, अबे साले, तू जिंदा है अभी तक? उधर से हंसी की आवाज आई। अरे भाई, अभी तो बहुत जीना है यार। दोनों जोर जोर से हंस पड़े। करीब 10 मिनट तक नई पुरानी बातें चलती रही। फिर आरव बोला, रुक, कबीर को भी मैं जोड़ता हूँ लाइन पर। कुछ सेकंड बाद कॉन्फ्रेंस कॉल शुरू हुई। कबीर ने फोन उठाते ही कहा, वाह, आज सूरज कहाँ से निकला है? दोनों एक साथ? क्या बात है यार। फिर तीनों हंसने लगे। करीब 1 घंटे तक बस बचपन की बातें होती रही। आरव बोला, याद है मैथ्स वाले शर्मा सर? और वो पीपल का पेड़ जिसके बारे में सब कहते थे कि वहाँ पर भूत रहता है? और वह हॉस्टल का चौकीदार? तीनों हंस हंस के लोटपोट हो गए थे। तभी आरव अचानक चुप हो गया। फिर बोला, यार एक बात कहूँ? कबीर ने कहा, बोल। तो आरव बोला, चलो यार, इस बार सिर्फ मिलते ही नहीं, कुछ ऐसा करते हैं जो जीवन भर याद रहे। निखिल बोला, क्या? आरव बोला, एक रात अपने पुराने स्कूल में बिताते हैं। फोन पर कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। फिर कबीर हंसकर बोला, पागल हो गया यार। लेकिन मजाक धीरे धीरे एक प्लान में बदल गई। अगले शनिवार को तीनों शिमला पहुंच गए। करीब 15 साल बाद तीनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। गले मिले, हंसे, पूरा दिन साथ बिताया। शाम होने लगी। आसमान पर काले बादल छाने लगे। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। आरव ने कार की चाबी घुमाई और बोला, चलें? कबीर आखिरी बार शहर की तरफ देखकर बोला, अब भी घर वापस चल सकते हैं। आरव मुस्कुराया, क्यों, डर गया क्या? कबीर बोला, डरा नहीं, बस पता नहीं क्यों आज थोड़ा अजीब सा लग रहा है। रात के लगभग 7:30 बजे उनकी एसयूवी घने जंगलों के बीच बनी सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़। सड़क पर उनकी कार के अलावा कोई नहीं दिख रहा था। तभी रेडियो अपने आप बंद हो गया। कबीर ने उसे दोबारा ऑन करने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ खर खर की आवाजें आ रही थी। निखिल बोला, फोन का नेटवर्क भी चला गया है। कार के बाहर धुंध धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। करीब 40 मिनट बाद कार एक जंग लगे लोहे के गेट के सामने जाकर रुकी। वहां पर एक टूटा हुआ बोर्ड था जिस पर लिखा हुआ मुश्किल से दिखाई दे रहा था, ग्रीन वैली रेजिडेंशियल स्कूल। गेट आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अभी अभी अंदर गया हो, लेकिन अंदर पूरा सन्नाटा था। फिर वह कार को गेट पर ही खड़ी करके नीचे उतर गए। तीनों ने टॉर्च निकाली और धीरे धीरे वे स्कूल के अंदर बढ़ने लगे। कॉरिडोर में उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। दीवारों पर बच्चों की पुरानी पेंटिंग थी। कुछ क्लासों में कुर्सियां उल्टी पड़ी थी। एक ब्लैक बोर्ड पर अब भी सफेद चौक से लिखा था, टुमारो टेस्ट, जैसे समय यहीं रुक गया हो। अचानक ऊपर दूसरी मंजिल से किसी बच्चे के दौड़ने की आवाज आई। ठप ठप ठप। तीनों वहीं रुक गए। कबीर ने धीरे से पूछा, सुना? आरव बोला, शायद बंदर होगा। लेकिन आवाज फिर आई, इस बार और साफ, धप धप धप। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा पूरी ताकत से भाग रहा हो। आरव ने कहा, चलो ऊपर जाके देखते हैं। तीनों सीढ़ियां चढ़ने लगे। हर सीढ़ी चर चर की आवाज कर रही थी। ऊपर पहुंचकर देखा तो पूरा कॉरिडोर खाली था। हवा बिल्कुल बंद हो गई थी। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसों की आवाज भी सुनाई दे रही थी। कॉरिडोर के आखिरी में एक क्लास का दरवाजा आधा खुला हुआ था। उसी समय अंदर से एक छोटी सी हंसी की आवाज सुनाई दी। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। कबीर की आवाज कांप रही थी, यार चलो यहाँ से। लेकिन आरव धीरे धीरे उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर दरवाजा पूरा खोला, अंदर कोई नहीं था। बस कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लाल रंग की बच्चों की गेंद पड़ी थी। आरव ने जैसे ही गेंद को उठाने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, वह गेंद अपने आप धीरे धीरे उसके हाथ से दूर लुढ़कने लगी
और उसी पल पीछे से एक बच्चे की फुसफुसाती हुई आवाज आई, तुम बहुत देर से आए हो। तीनों ने बिजली की रफ्तार से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कॉरिडोर पूरा खाली था और तभी पूरे स्कूल की सारी खिड़कियां एक साथ धड़ाम 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 करके बंद होने लगी। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह तो सिर्फ शुरुआत थी। असली डर अभी उनका इंतजार कर रहा था। खिड़कियां बंद होने की आवाज रुकते ही पूरा स्कूल फिर से शांत हो गया, इतना शांत कि तीनों को अपनी धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। कबीर कांपती आवाज में बोला, आरव अब बहुत हो गया, चल यहाँ से निकलते हैं। लेकिन आरव ने जबरदस्ती हिम्मत दिखाते हुए कहा, किसी ने हमारे साथ मजाक किया होगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी टॉर्च उठाई तो उसकी रोशनी अपने आप टिमटिमाने लगी, एक बार, दो बार, और फिर पूरा कॉरिडोर अंधेरे में डूब गया। तीनों ने जल्दी जल्दी अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट जलाई, लेकिन मोबाइल की रोशनी भी बहुत कम हो गई थी। उसी समय कॉरिडोर के दूसरे छोर पर उन्हें एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया, सफेद स्कूल यूनिफॉर्म, झुका हुआ सिर और नंगे पैर। वह बिल्कुल चुपचाप खड़ा था। कबीर ने डरते हुए आवाज लगाई, बेटा कौन हो तुम? बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे मुड़ा और कॉरिडोर के आखिरी वाले कमरे में चला गया। निखिल बोला, लगता है कोई यहाँ छिपकर रहता है। आरव ने कहा, चलो इसके पीछे चलते हैं। तीनों दौड़कर उस कमरे में पहुंचे, लेकिन अंदर कोई नहीं था। कमरा पूरी तरह से खाली था। सिर्फ एक टूटी हुई स्कूल डेस्क और उसके ऊपर रखी एक पुरानी डायरी पर धूल जमी हुई थी। आरव ने जैसे ही उसे खोला, पहले पन्ने पर लिखा था, अगर यह डायरी किसी को मिले तो तुरंत यहाँ से भाग जाना, हम सब मर चुके हैं। तीनों के चेहरे का रंग उड़ गया। डायरी किसी पुराने टीचर की थी। उसमें लिखा था, आज फिर दूसरी मंजिल से एक बच्चा गिर गया, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसे किसी ने धक्का दिया था। वहाँ कोई इंसान नहीं था। उस दिन के बाद हर रात बच्चे किसी अदृश्य ताकत को देखने की बात करने लगे। जो भी उस बच्चे का नाम लेता वो अगले दिन बीमार पड़ जाता। फिर एक एक करके कई बच्चों की रहस्यमयी मौत हो गई और आखिरकार स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कबीर ने घबराकर डायरी बंद कर दी। निखिल बोला, यार हमें अब यहाँ से निकलना चाहिए। तीनों भागते हुए नीचे पहुंचे, लेकिन जहाँ पर वो जंग लगा मुख्य दरवाजा था, वहाँ अब सिर्फ एक लंबी दीवार थी। दरवाजा गायब हो चुका था। निखिल घबरा गया, ये कैसे हो सकता है? आरव ने दूसरी तरफ देखा। हर रास्ता पहले से अलग दिख रहा था, जैसे पूरा स्कूल उनका रास्ता बदल रहा हो। अचानक चारों तरफ से बच्चों की हंसी गूंजने लगी। धीरे धीरे वह हंसी रोने की आवाज में बदल गई। फिर एक साथ दर्जनों बच्चों की चीखें पूरे स्कूल में गूंज उठी। कबीर ने अपने कान बंद कर लिए, लेकिन आवाजें और तेज होती गई। निखिल ने टॉर्च दीवार पर डाली। अभी कुछ देर पहले जो दीवार साफ थी, अब उस पर खून के छोटे छोटे हाथों के निशान बने हुए थे। धीरे धीरे वही खून नीचे की तरफ बहने लगा। ये देखकर आरव पीछे हटते हुए जोर से चिल्लाया, यह कोई सपना है? तभी दीवार पर उंगलियों से किसी ने लिखना शुरू किया, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन कुछ सेकंड बाद वही शब्द अपने आप बदल गए। अब बहुत देर हो चुकी है और मौत का खेल शुरू हो गया है। तभी दूसरी मंजिल पर एक जोरदार धमाका हुआ, धड़ाम। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ऊपर से नीचे गिर गया हो। तीनों डरते डरते ऊपर पहुंचे और जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। कॉरिडोर के बीचों बीच एक 10-12 साल का बच्चा पड़ा था। उसका सिर खून से लथपथ था। वह बिल्कुल हिल नहीं रहा था। कबीर दौड़कर उसके पास गया, बेटा। लेकिन जैसे ही उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखा, वह बच्चा धीरे धीरे अपना सिर घुमाने लगा। उसकी गर्दन पूरे 180 डिग्री पर घूम गई। उसकी आंखें पूरी काली थी और उसके होठों पर एक भयानक मुस्कान फैल गई। वह फुसफुसाया, अब तुम्हारी बारी है। इतना कहते ही पूरा कॉरिडोर दर्जनों बच्चों से भर गया। सभी ने वही पुरानी स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी। सभी के चेहरे पीले, आंखें काली और शरीर पर चोट के निशान थे। वे धीरे धीरे तीनों दोस्तों की तरफ बढ़ने लगे। कबीर चिल्लाया, भागो यहाँ से। तीनों पूरी ताकत से सीढ़ियों की तरफ दौड़े, लेकिन सीढ़ियाँ अब खत्म नहीं हो रही थी। वे जितना नीचे उतरते उतनी ही नई सीढ़ियाँ सामने आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल उन्हें अपने अंदर कैद कर चुका है। तभी ऊपर से एक भारी आवाज गूंजी, इन बच्चों को मैंने नहीं मारा, लेकिन अब तुम तीनों यहाँ से जिंदा नहीं जा पाओगे। तीनों ने डरते हुए ऊपर देखा। दूसरी मंजिल की रेलिंग पर एक काली धुआं से घिरा हुआ लंबा काला साया खड़ा था, जिसकी चमकीली लाल आंखें सीधे उन्हें घूर रही थी और उसका चेहरा बिल्कुल काला अंधेरे की तरह था। फिर उसके कदम आगे बढ़ने लगे, लेकिन उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। हवा में तैरता हुआ वो उनकी तरफ आने लगा। कबीर चीखा, भागो। तीनों पूरी ताकत से फिर भागने लगे। भागते भागते वे लाइब्रेरी के पास एक पुराने स्टोर रूम में घुस गए।
दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। तीनों की सांसें तेज चल रही थी। बाहर से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज आने लगी। फिर दरवाजे पर 3 हल्की दस्तक हुई। टक टक टक। एक मासूम बच्चे की आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं अकेला हूँ, मुझे डर लग रहा है अंकल। निखिल दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी आरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुको, अगर ये सच में बच्चा होता तो इसकी परछाई दरवाजे के नीचे से दिखती। तीनों ने नीचे से देखा। दरवाजे के बाहर कोई परछाई नहीं थी। अगले ही पल बाहर से एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम। पूरा दरवाजा कांप उठा। फिर कुछ देर के लिए सब शांत हो गया। कमरे के एक कोने में लोहे की पुरानी अलमारी रखी थी। निखिल ने उसे खोला। अंदर धूल से भरी हुई एक फाइल पड़ी थी। उस पर लिखा था गोपनीय जांच रिपोर्ट। आरव ने कांपते हुए हाथों से फाइल को खोला। उसमें लिखा था 12 वर्ष पहले दूसरी मंजिल से गिरकर जिस बच्चे की मौत हुई थी उसका नाम आर्यन था। जांच में किसी पर भी दोष साबित नहीं हुआ, लेकिन कई बच्चों ने बयान दिया था कि आर्यन को एक काली परछाई ने धक्का दिया था। उसके बाद हर महीने एक एक बच्चा मरने लगा। कोई सीढ़ियों से गिरकर, कोई पानी की टंकी में मिला, कोई हॉस्टल में सोते सोते मर गया। आखिरकार स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तभी कमरे का तापमान अचानक बहुत ठंडा हो गया। तीनों की सांसों से धुआं निकलने लगा। उनके सामने धीरे धीरे एक छोटा बच्चा दिखाई दिया। सफेद स्कूल यूनिफॉर्म, माथे पर गहरी चोट का निशान। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें मारने नहीं आया, मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जिसने मुझे मारा था वह इंसान नहीं था, वह इस जगह से जुड़ी हुई एक दुष्ट शक्ति है। जब तक वह यहाँ रहेगी हम सभी आत्माएं उसकी कैद में रहेंगी। अचानक पूरा कमरा जोर जोर से हिलने लगा। खिड़कियों के शीशे अपने आप टूट गए और वही काला साया दीवार के आर पार होता हुआ कमरे में आ गया। उसकी आवाज इतनी भारी थी कि दीवारें कांप उठी। आर्यन, तू फिर इन्हें बचाने आ गया। आर्यन तीनों दोस्तों के सामने खड़ा हो गया। उसने कहा, जल्दी भाग जाओ यहाँ से, मैं इसे ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाऊंगा। लेकिन आरव ने पहली बार हिम्मत दिखाते हुए कहा, नहीं, हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। आर्यन ने कांपती आवाज़ में कहा, मेरी आखिरी याद दूसरी मंजिल की आखिरी क्लास में है, मेरी नोटबुक के अंदर छिपी है, उसे जला दो, तभी यह शक्ति खत्म होगी। तीनों दोस्त पूरी ताकत से दौड़ पड़े। पीछे आर्यन और वह काला साया आमने सामने थे। पूरे स्कूल में भयानक आवाजें गूंज उठी। वे आखिरी क्लास में पहुंचे। पुरानी डेस्क खोली। अंदर एक फटी हुई नोटबुक रखी थी। उसके पहले पन्ने पर आर्यन ने अपने हाथ से लिखा था, माँ, मुझे घर जाना है। कबीर की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने कांपते हुए हाथों से लाइटर निकाला और उस नोटबुक को आग लगा दी। जैसे ही नोटबुक जलकर राख हुई, पूरा स्कूल जोर जोर से कांपने लगा। वो काला साया एक भयानक चीख के साथ धुएं में बदलकर खत्म हो गया। बच्चों की चीखें धीरे धीरे हंसी में बदलने लगी। फिर एक एक करके सभी बच्चों की आत्माएं हल्की सफेद रोशनी बनकर आसमान की ओर उठने लगी। सबसे आखिर में आर्यन मुस्कुराया। उसने तीनों दोस्तों को देखा और धीरे से कहा, धन्यवाद। अगले ही पल वह भी रोशनी में बदलकर गायब हो गया। पूरी रात स्कूल में शोर शराबा सुनकर पास के गांव वालों ने पुलिस को फोन कर दिया। सुबह जब पुलिस और गांव वाले वहां पहुंचे तो तीनों दोस्त स्कूल के गेट के बाहर बेहोश पड़े मिले। तो दोस्तों, ये थी आज की स्कूल की डरावनी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि आपको रोज यहाँ पर ऐसी ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियाँ देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई रहस्यमयी और डरावनी कहानी के साथ। तब तक रात में अगर कभी उस बंद पड़े स्कूल के पास से गुजरो तो दूसरी मंजिल की खिड़कियों की तरफ देखने की गलती मत करना।